गुड मॉर्निंग एवरीवन और गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। वेलकम टू पांडे क्लासेस, दिस शुभम कुमार पांडे। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो है आपका चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, इससे पहले हमने द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ चुके थे हिस्ट्री में। आपका हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर जो कि है 10th हिस्ट्री का, वो है नेशनलिज्म इन इंडिया, मतलब भारत में राष्ट्रवाद, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग मेनली जो पढ़ेंगे वो है द फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में, खिलाफत मूवमेंट के बारे में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बहुत सारा बात बाकी, जैसे कि सत्याग्रह हो गया, रॉलेट एक्ट हो गया, चौरी चौरा एक्ट हो गया, जालियांवाला बाग हो गया, वैसे सब मूवमेंट्स के बारे में। सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट में दांडी मार्च हो गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, यानी कि भाईचारा के भावना के बारे में पढ़ेंगे। एंड द कंक्लूजन, कि हम लोग इस चैप्टर से क्या निष्कर्ष निकाले, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। नेशनलिज्म इन इंडिया में पहले हम लोग बात करते हैं कि जैसा हमने देखा कि जो मॉडर्न नेशनलिज्म हुआ था यूरोप में, वो कैसे हुआ था, किसका कैसे हुआ, विद द लीड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नेशनल स्टेट। नया नेशनल स्टेट का फॉर्मेशन हो गया उससे। यानी जो यूरोप में नेशनलिज्म हुआ था उसके कारण क्या हुआ कि जो राजा का राज था, यानी कि वो मतलब कि राजा राज से प्रजा राज में चला गया। इट ऑल्सो मीन्स अ चेंज इन पीपल अंडरस्टैंडिंग हु दे आर। और उस नेशनलिज्म से ये उनको पता चला वहाँ के लोगों को कि वे कौन हैं, उनको उनका आइडेंटिटी क्या है, उनका पहचान क्या है, उनकी उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्या है, उनके बारे में पता चला। नया सिम्बल्स हुए, नए आइकन्स बने, कुछ नए सॉन्ग्स बने, कुछ आइडिया हुआ, न्यू लिंक्स हुआ। एंड ऑल दैट लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू नेशनल स्टेट, यानी कि एक नए राज्य का गठन हुआ। उससे क्या हुआ, इन मोस्ट कंट्री द मेकिंग ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। बहुत सारे देशों में क्या हुआ कि जो नेशनल स्टेट का फॉर्मेशन है वो काफ़ी लंबा प्रोसेस रहा। अब हमारे इंडिया में कैसे हुआ ये, चलो इसके बारे में बात करते हैं। वही लिखा हुआ है कि हाउ डिड दिस कॉन्सिक्वेंस इमर्ज इन इंडिया, लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखिए, इन इंडिया एज इन वियतनाम एंड मेनी अदर कॉलोनीज, द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनीज मूवमेंट। वियतनाम और बाकी कॉलोनीज की तरह भारत में भी जो नेशनलिज्म, यानी कि जो राष्ट्र का गठन करने का जो मेन मुद्दा था, वो कनेक्ट था किससे, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। यानी कि जो औपनिवेशिक हमारे देश में थे या फिर जो जिन देश में थे, उनको हटाने से ही राष्ट्र का निर्माण का काम शुरू हो पाया। मतलब मेन क्या था, एंटी कॉलोनी, मतलब उनको हटाने का प्रक्रिया से ही शुरू हो पाया, कनेक्ट इसी से था। पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल एंड कॉलोनिज्म। लोगों को लगने लगा कि लोगों को अपना एकता का यूज करके जो स्ट्रगल हो रहा था कॉलोनिज्म के खिलाफ, उसमें सपोर्ट करना समझ आने लगा। द सेंस ऑफ बीइंग ऑपरेस्ड अंडर कॉलोनिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप टुगेदर। कॉलोनिज्म के, यानी जब जो जिनके अंडर में थे हम लोग, या फिर जिनके अंडर में थे लोग, उनके द्वारा ऑपरेस, यानी कि उनके द्वारा मतलब कि पीड़ित होकर के बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटीज़ एक साथ होकर के इसमें लड़ने के लिए सम्मिलित हुए। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल दैट इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली, देयर एक्सपीरियंस वाज वेरिड एंड देयर नोशन ऑफ फ्रीडम वाज ऑलवेज नॉट ऑलवेज द सेम। लेकिन हर कम्युनिटी जो था उनसे हर एक अलग अलग टाइप का डिप्रेस था। जो सबसे, मान लीजिए कि कोई वर्कर है तो उसको ज़्यादा डिप्रेस किया गया, जो राजा के लेवल का है उसको थोड़ा कम डिप्रेस किया। मतलब कि हर एक सेशन को डिप्रेस तो किया गया, लेकिन सप्रेस भी किया गया, उनको ऑपरेस भी किया गया था, लेकिन हर तरीके से नहीं। तो इसलिए जो उनका जो फ्रीडम था, यानी आज़ादी चाहिए था उनको, वो अलग अलग तरीके का चाहिए था। मतलब सेम तरह का आज़ादी उनको नहीं चाहिए था। किसी को अपने कर से मुक्ति चाहिए था, किसी को अपने दास प्रथा से मुक्ति चाहिए था, किसी को अपने अन्य पे, खाद्य सामग्री पे आज़ादी चाहिए था, एंड ऑल दैट। द कांग्रेस एंड अंडर महात्मा गांधी tried to fork these groups together with one movement, but the unity did not emerge without conflict. क्या हुआ, जो कांग्रेस थे महात्मा गांधी के अंदर में, ठीक है, वो उन्होंने ट्राई किया कि सभी ग्रुप के एक साथ एक मूवमेंट पे क्या करें, सम्मिलित करें, बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन हमेशा एकता बिना झगड़ा के संभव नहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट के बिना विदाउट एकता संभव नहीं होता है। इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक, हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था कि नेशनल, मतलब कि भारत का निर्माण पढ़ा था, लेकिन 1920 से पहले का पढ़ा था। लेकिन आज जो बात करेंगे इस चैप्टर में, वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम 1920, 1920 के बाद, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार 26 जुलाई 1919 से 1914 से हम लोग बात करेंगे, मतलब 1920 से मिलनी बात करेंगे। एंड स्टडी द नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हम लोग जन असहयोग आंदोलन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सब के बारे में पढ़ेंगे।
एंड वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस हाउ टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट, कैसे कांग्रेस नेशनल डेवलपमेंट को देखा रहा था, हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट, कैसे बहुत सारे अलग अलग समाज के लोग इसमें जुड़े, एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, और कैसे नेशनलिज्म आदमी का कल्पना हो पाया, इसके बारे में बात करेंगे। तो वियतनाम और किसी अन्य कॉलोनी की तरह भारत भी एंटी कॉलोनी मूवमेंट पर वर्क कर रहा था, कैसे, चलिए बात करते हैं। बात करते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक भी है। देखिए, इन द ईयर आफ्टर 1919 वी सी द नेशनलिस्ट मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप एंड डेवलपिंग न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। यानी कि 1919 के बाद, यानी आफ्टर द ईयर ऑफ 1919, 1919 के बाद जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है स्प्लिट करा था हर नए एरिया में, इनकॉर्पोरेट करा था हर नए सोशल ग्रुप को, और डेवलप करा था नया स्ट्रगल, यानी कि विद्रोह का नया भावना पैदा कर रहा था। एंड हाउ डू वी अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट, व्हाट इम्प्लीकेशन डिड दे हैव, लेट्स रीड। हम लोग कैसे समझें कि ये डेवलपमेंट कैसे हो पाया, और ये जो इम्प्लीकेशन चल रहे थे वो कैसे हुआ, इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं, लेट्स रीड। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात करें, द वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट ऑफ ऑल द वार जो हुआ था वो क्रिएट क्या किया, एक नया इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन अराइज कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारा ह्यूज इंक्रीज ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वार लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। क्या हुआ, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा डिफेंस के एक्सपेंडिचर में पैसा खर्चा होने लगा, जिसके कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगे, वार लोन लेने लगे वो लोग, ब्रिटिश लोग, और टैक्सेस को बढ़ाने लगे। कस्टम ड्यूटीज़ वेयर राइज एंड इनकम टैक्स वर इंट्रोड्यूस। कस्टम ड्यूटी को राइट कर दिया गया और इनकम टैक्स को बढ़ा दिया गया। दस थ्रू द वार ईयर प्राइस इंक्रीजेज डबलिंग बिटवीन 1913 टू 1918। जो जिसमें जो युद्ध का दौर था उस समय प्राइस दोगुना हो गया था, यानी इंक्रीज डबलिंग दोगुना हो गया था 1913 से लेकर 1918 के बीच में, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। जो कि जो कॉमन पीपल थे उनके लिए काफ़ी दुख की बात हो गई थी, यानी कि उनके सर्वाइवल पे भी असर पड़ रहा था इनसे, ठीक है। विलेजर्स वेयर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। गांव वालों को ज़बरदस्ती बुलाया जाता था कि आप सेनाएं भर्ती हो, सेनाएं भर्ती करने के लिए मजबूर किया जाता था, एंड ऑल दैट। उसके बाद क्या हुआ, विलेजर्स वेयर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड द फोर्स रिक्वायरमेंट टू रूरल एरियाज काउज वाइड स्प्रेड एंगर। जिसके कारण क्या हुआ कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा जो होता है ना, मान लीजिए आपको ज़बरदस्ती कोई बोले कि आप सेनाएं भर्ती हो, तो आपके अंदर एक गुस्सा आएगा कि नहीं, गुस्सा फूट पड़ेगा। वही क्या था उस समय के लोगों में, रूरल एरियाज काउज वाइड स्प्रेड, मतलब बहुत सारे जगहों में एंगर फैल रहा था। देन तभी 1918 से 1920 के बीच में, मतलब 1918 से 1921 के बीच में क्रॉप जो थे, यानी जो आपका फसल था वही बर्बाद हो गया बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे पार्ट में, जिसके कारण क्या हुआ कि खाने की भी शॉर्टेज होने लगी, यानी कि खाना अवेलेबल नहीं था उसी समय। दिस वॉज एकम्पेन्ड बाय द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। और उसी समय महामारी फैल गया, यानी कि फ्लू होता है ना, जो आपका हैजा होता है, ठीक है, वैसा फैल गया। एंड जिसके कारण क्या हुआ, जब 1900 सेंसस की बात माने तो करीब करीब 120 से लेकर 130 लाख लोग मारे गए थे उस समय, उस महामारी, भूखमरी और उस हैजा और फ्लू के कारण। समझ में आया ना कैसे हुआ? ओके। लोग आशा कर रहे थे कि जो हार्डशिप है, यानी जो मतलब आर्थिक दौर है वो खत्म समाप्त हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा कुछ दिन में, लेकिन इट डोंट हैपन। ऐसा वार के बाद क्या होगा, लोग को उम्मीद था कि वार जब हो जाएगा ओवर तो जो ये आपका जो हमारी स्थिति है वो सुधार आ जाएगा इसमें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एंड एट द स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। और इस समय एक नया लीडर आए जो कि इनके बारे में, मतलब जो कि स्ट्रगल को का नया मोड़ दिए इसमें, ठीक। हम लोग अभी तक बात कर चुके थे कि इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या इम्पैक्ट पड़ा। सेकेंड हम लोग बात कर लिए अभी तक कि सोशल कंडीशन क्या था। सोशल कंडीशन मतलब क्या कैसे हम लोग जूझ रहे थे हैजा से, फ्लू से एंड क्रॉप फेलियर से, तीनों चीज़ से जूझ रहे थे ना, उसके बारे में बात कर लिए। एंड वी विल डील अबाउट इमरजेंस ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के आगमन का भी बात कर लिए थे। अब चलते हैं सत्याग्रह की ओर। क्या चलते हैं? सत्याग्रह की ओर, मतलब द आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आए जनवरी में। हम लोग जैसे जानते हैं कि वो साउथ अफ्रीका से आए और वहाँ पे उन्होंने अच्छा सा फाइट किया था किसके प्रति, जो रेसिस्ट यानी जातिवाद के जो शासन थे उनके प्रति। जो नोवल मेथड थे ऑफ मास, मतलब कि जो घबराहट था बहुत सारे लोगों में, उनसे लड़के आए। एंड विच ही कॉल्ड सत्याग्रह, जिनको उन्होंने नाम दिया सत्याग्रह नाम दिया।
तो जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह था वो क्या कहता है कि द पावर ऑफ ट्रुथ, या ये तो मतलब सत्याग्रह जो है या तो सच की लड़ाई है या फिर सर्च फॉर ट्रुथ, या तो सच की खोज है, जिसके बारे में सत्याग्रह का नाम दिया गया इसको, जो कि क्या है, एक या तो लड़ाई है सच के प्रति, या तो सच के लिए लड़ाई है, या सच की खोज है, इसको सत्याग्रह बोलते हैं। इट सजेस्टेड डैट, इसमें कहा जाता है कि इफ़ द काउज वाज ट्रू, अगर आपका कारण सत्य है, एंड इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट फॉर द ऑपरेसर, तो आपको अपना बाहुबल का उपयोग करना का जरूरी नहीं है। विदाउट सीकिंग वेंजनेस और बिंग अग्रेसिव, बिना क्या बोलते हैं, क्रोधित हुए, बिना लाठी फरसा उठाए भी आप जीत सकते हैं, फाइट को आप जीत सकते हैं ऑपरेसर से। कैसे? जो भी सत्याग्रही होगा, सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, यानी कि वो अहिंसा से जीतेगा ये लड़ाई। कैसे जीतेगा? दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसिनेंस टू द ऑपरेसर, मतलब कि उनसे क्या करेगा, जो जो भी उनको दबाए हुए हैं उनको जाके क्या करेगा, वो उनसे मतलब कि हाथ जोड़ेगा कि प्लीज़ आप समझिए, आप सच से पीछे मत मुड़िए, आप सच को देखिए कि सच क्या है, लेकिन ऐसा नहीं करेगा कि सच को ज़बरदस्ती किसी फोर्स से दिखाने की कोशिश करेगा। ये नहीं कि बंदूक लेकर खड़े होगा कि नहीं आप देखबे कीजिए, अपना इंसाफ करवे कीजिए, नहीं। आप कहने का मतलब क्या है कि आप उनको ना सच दिखाइए कि आखिर सच क्या है। जब आप सच देख लीजिएगा तब उसको टरकाए नहीं टरेगा आपसे, एंड दैट्स द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सत्याग्रही क्या करेगा? उनसे जाके हाथ जोड़ेगा कि विनम्र भाव से कहेगा कृपया आप देखें कि इसमें सच क्या है, मतलब बिना उनको डराए धमकाए, एंड बाई द इंस्टेड ऑफ बिंग फोर्स टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, मतलब कि सच दिखाएगा, इन्हें की जरूरत से सच थोपेगा उनके माथे पे, ठीक। बाई दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रिम्फ, जिसके कारण वो सच का लड़ाई जीत जाएगा। महात्मा गांधी बिलीव डैट, महात्मा गांधी को पता था, मतलब मानते थे वो, कि दैट इज़ द धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल द इंडियन, और ये जो अहिंसा का धर्म है वहीं भारतीयों को आज़ाद करवाएगा इन कॉलोनियल पावर से। चलिए आगे पढ़ते हैं। आफ्टर अराइविंग इंडिया आफ्टर अराइविंग इंडिया महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। क्या हुआ कि आफ्टर आफ्टर अराइविंग इंडिया उप्स सॉरी आफ्टर अराइविंग इंडिया महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। उस वक्त क्या था कि 1916 he traveled to चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। उन्होंने क्या किया, 1916 में जब वो आए थे तो उन्होंने चंपारण जो कि बिहार में है वहाँ पे गए, और वहाँ के जो मजदूर थे उनके खिलाफ लड़ाई, जो उनका था प्लांटेशन सिस्टम, मतलब कि जो खेती था उसके खिलाफ उसमें सहयोग दिए। देन इन 1917 में तब जा करके ही ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह टू सपोर्ट द प्रेजेंट ऑफ खेरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। फिर उन्होंने 1917 में एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था खेरा डिस्ट्रिक्ट, यानी जो गुजरात में है, उनके वहाँ के मजदूरों के लिए। अफेक्टेड कैसे थे वो लोग? अफेक्टेड बाई क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक, द प्रेजेंट ऑफ खेरा कुड नॉट बी पे रेवेन्यू एंड वाइड वेयर डिमांडिंग द रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड। जो खेरा डिस्ट्रिक्ट था वहाँ के लोग मजदूरों का मांग था कि इस बार का फसल खराब हो गया है ड्यू टू पेंडेमिक प्लेग के कारण, इंटीमेक मतलब जो महामारी फैला था उसके कारण। तो वहाँ के जो लोगों का नाम था कि इस बार का जो कर्ज है, कर है, और इस बार का जो आपका देना पड़ता था, जो भी अनाज देना पड़ता था, उस पर हमको मतलब सपोर्ट करिए कि इस बार हम नहीं दे पाएंगे बिकॉज हम लोग खाने की खुद नहीं है, तो हम लोग अंग्रेजों को कहाँ से देने वाले हैं। तो इसके खिलाफ क्या था, महात्मा गांधी उनके सपोर्ट में आए थे। तब जा करके इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट फॉर अमंग द कॉटन मिल वर्कर। तब जा करके गांधी जी अहमदाबाद गए उसके बाद, और एक सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया, किसे किनके साथ? अमॉन्ग्स्ट कॉटन मिल वर्कर, जो कॉटन मिल के वर्कर थे उनके साथ मिल करके क्या हुआ कि एक मूवमेंट स्टार्ट किया था। नाउ इसमें हम लोग बात कर लिए थे, सत्याग्रह मूवमेंट में बात किए थे चंपारण के बारे में, खेरा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, और अहमदाबाद के बारे में। चंपारण के बारे में क्या बात किए थे कि वहाँ पे गए थे प्लांटेशन के लिए, खेरा में गए थे क्रॉप फेलियर हो गया था उसके लिए, और जो अहमदाबाद में थे वो गए थे कॉटन सूती कपड़ा के मिल के वर्कर को सपोर्ट करने के लिए। समझ में? नाउ वी विल टॉक अबाउट द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था उसके बारे में बात करें तो देखिए, इम्बुलेंडेड विद द सक्सेस, यहाँ पे लेट मी यूज अ नोटेशन, ओके।
Emboldened with the success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act. ठीक है, जो रॉलेट एक्ट निकाला गया था अंग्रेजों द्वारा, उसके खिलाफ क्या कर रहे थे गांधी जी 1999 में 1919 में डिसाइड किए थे कि लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज रॉलेट एक्ट. दिस एक्ट, जो रॉलेट एक्ट था, उसका क्या मतलब था कि दिस एक्ट हैज बीन हर्डली पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द नेशनल मेंबर. मतलब जो भी इंडियन मेंबर थे, जो भी उस समय के कार्यकर्ता थे, उनके खिलाफ जल्द ही, मतलब बहुत ही कम टाइम में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था वही लॉ पास कर दिया था और ये एक्ट पास कर दिया था. इसमें एक्ट में क्या था, इन दिस एक्ट इट गेव द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को पावर था, इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. यानी जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, चल रहे हैं, जो भी समारोह चल रहे हैं या फिर जो भी मीटिंग चल रहे हैं, उसको बर्बाद कर देना. एंड अलाउड डिटेनेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. किसी भी मतलब बिना किसी कारण से किसी को पकड़ के आप जेल में जेल में डाल सकते हैं 2 साल के लिए बिना किसी डिटेंशन के. एंड अलाउड टू डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. बिना किसी FIR के आपको 2 साल तक आप उसके अंदर रख सकते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टीज को. तो ये कितना खतरनाक रॉलेट एक्ट था जो कि पास करा था अंग्रेजों ने, कि उनके पास अधिकार था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी मीटिंग चल रहा है या फिर जो भी समारोह चल रहे हैं जहाँ पे ये आंदोलन का जो जैसे कि अनशन होता है, सबको तोड़ फोड़ कर देना या फिर किसी को भी उठा करके 2 साल के लिए अंदर रख देना बिना किसी ट्रायल पे. समझ गए. महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच इनजस्टिस लॉ विच वुड स्टार्ट विथ अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल. देखिए, महात्मा गांधी चाहते थे एक नॉन वायलेंट यानी कि अहिंसावादी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब जन असहयोग आंदोलन. सच इनजस्टिस लॉ, जो भी लॉ निकाला गया था वो इतना खतरनाक था, इसके खिलाफ चाहते थे कि एक नॉन वायलेंट मतलब अहिंसा पूर्वक एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया जाए, लेकिन विच विल स्टार्ट विद द हर्षल ऑन द 6 अप्रैल, जो कि काफ़ी हर्षफुल भावना निकला था 6 अप्रैल को. उसके बारे में बात करते हैं. देखिए, रैलीज वेर एक क्या हुआ था, रैली ऑर्गेनाइज किया गया था. रैलीज वेर ऑर्गेनाइज्ड एंड इन वेरियस सिटीज़, बहुत सारे सिटीज़ में रैली को क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया गया था. ठीक है. एंड वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक, जो वर्कर थे, रेलवे शॉप के वर्कर थे, वो लोग सब क्या करते थे, स्ट्राइक पे चले गए थे. एंड शॉप क्लोज, जितना भी दुकानें थी उनको बंद कर गई थी. अलार्म्ड alarmed by the popular upsurge and scared the line of communication such as the railway and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalism. देखिए, जो ऐसा एक मतलब कि विद्रोह और मतलब कि लड़ाई का भावना को देखते हुए, लड़ाई के प्रति को देखते हुए कि अब तो हम लोग को उखाड़ फेंकेगा ऐसा लड़ाई, ऐसा जो आंदोलन चल रहा है कि कहीं टेलीग्राफ ना बंद हो जाए, कहीं रेलवे सिस्टम ना बंद हो जाए. जब वर्कर सब स्ट्राइक पे चला जाएगा तो कैसे रेलवे काम करेगा. ठीक है. और उनका सामान कैसे ढोएगा, मतलब सब कुछ का जानते हुए सोच समझ के उन्होंने क्या किया कि इस मुस्लिम के जो काम था उसको रोकने की कोशिश करने लगा. क्या किए, अलार्म बाय द पॉपुलर अपसर्ग एंड आर स्केयर्ड दैट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेलवे एंड टेलीग्राफ वुड बी डिसरप्टेड, कि उनका जो बातचीत करने का जो साधन है, यानी जो मिलने जुलने का साधन है, जैसे कि रेलवे हो गया, आपका टेलीग्राफ हो गया, टेलीग्राम हो गया, सब बंद हो जाएगा. इसके डर से द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट. इसके कारण क्या हुआ कि जो राष्ट्र के जो प्रति जो थे ना, जो पॉपुलर लीडर सब यानी क्रांतिकारी, उनके खिलाफ एक शुरू कर दिया. लोकल लीडर्स वेयर पिक्ड अप फ्रॉम द अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बैरेड फ्रॉम इंटरप्टिंग दिल्ली. बहुत सारे लोकल जो कार्यकर्ता थे उनको उठा करके जेल में डाल दिया गया और महात्मा गांधी को दिल्ली में घुसने से मना कर दिया गया. ठीक. 10 अप्रैल की बात करें तो ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रिजनर्स प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक ऑन द बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन. बहुत सारे लोग जो कि बैंक पे, पोस्ट ऑफिस पे और रेलवे पे जो अटैक कर रहे थे उनको वहाँ के जो पुलिस थे, ब्रिटिश पुलिस, उन्होंने फायर अपॉन शुरू कर दिया, मतलब कि अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी उन लोगों पे जो लोग क्या कर रहे थे, अटैक कर रहे थे बैंक्स पे, मतलब कि अंग्रेजों के बैंक्स पे, पोस्ट ऑफिस पे और रेलवे स्टेशन पे अटैक कर रहे थे. अंग्रेजों पर अटैक कर रहे थे, मतलब बैंक तो हमारा ही था, रेलवे तो हमारा ही था, पर वो लोग का कब्जा था तो उन पर अटैक कर रहे थे. तो इसके खिलाफ क्या किया उन्होंने, एक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया उन पर. और एक क्या हुआ, मार्शल लॉ एस्टेब्लिश हो गया एंड मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड बाय द जनरल डायर टुक द कमांड. एक मार्शल लॉ इस्टेब्लिश कर दिया गया और उसका कमांड दिया गया जनरल डायर को. किसको दिया गया, जनरल डायर को. एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्शल लॉ. इस बार हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन पूछ दे इस पर कि मार्शल लॉ इम्पोज बाय जनरल डायर, और जनरल डायर के हाथ में कमान थी कि अब जो सिचुएशन हो रहा है उसको आप ही संभालिए. तो क्या हुआ कि 13 अप्रैल क्या हुआ यहाँ पे, लेट मी हैव अ, ओके, हियर इट इज़.
नो हाँ, ऑन 13 अप्रैल द फेमस जालियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। जालियांवाला बाग के बारे में आपने नाम सुना होगा, वो 13 अप्रैल को ही हुआ था। एंड इसमें क्या हुआ था कि ऑन दैट डे, देखिए, लेट मी मार्क दिस, ऑन 13 अप्रैल द इन फेमस जालियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। ठीक है, ऑन दैट डे, उस दिन क्या हुआ था मेनली, उसके बारे में समझते हैं। ऑन दैट डे लार्ज क्राउड गैदर इन द इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जालियांवाला बाग। वहाँ पे क्या हुआ था, बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हुई थी जालियांवाला बाग में बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए। कुछ तो थे, सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू रिप्रेसिव मेजर्स। कुछ लोग वहाँ पे थे कि गवर्नमेंट का जो नया रिप्रेसिव मेजर था, यानी रॉयल टैक्स था, उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए। अदर्स हैड कम अटेंड टू एनुअल बैसाखी फेयर। और कुछ जो लोग थे और बाकी लोग थे, आए थे बैसाखी का मेला देखने के लिए उस ग्राउंड में। कहाँ पे? जालियांवाला बाग ग्राउंड में। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी मेनी विलेजेस वेर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ एंड दैट हैव बीन इम्पोज्ड। जो लोग कुछ बाहर से जो मेला देखने आए थे, उनको पता ही नहीं था कि यहाँ पे मार्शल लॉ एस्टेब्लिश हो गया है। क्या हुआ इसके बाद, जनरल डायर जो था वो एरिया को चारों तरफ से घेर लिया सब जगह से। कुछ लोग तो बैसाखी का पर्व मनाने आए थे, मेला देखने आए थे। कुछ लोग क्या कर रहा था, जो गवर्नमेंट का जो नियम था कि रोलेट एक्ट वाला, किसी को उठा के अंदर डाल दो, इसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए जमा हुए थे वहाँ पे। लेकिन जो लोग बाहर से मेला देखने आए, उसको पता ही नहीं था कि यहाँ पे मार्शल लॉ एस्टेब्लिश हो गया। अब मार्शल लॉ एस्टेब्लिश है, जनरल डायर आया वहाँ पे, चारों तरफ से घेर दिया पूरे ग्राउंड को, और ओपन फायर मतलब खुलेआम अंधाधुंध फायरिंग शुरू करवा दी, जिसके कारण बहुत ही हजारों हजार लोग मारे गए वहाँ पे। हिज ऑब्जेक्ट एंड उनका उसका जो मेन काम क्या था, उसका जो मेन वर्क था, यानी जो करने का, यानी कि जिसके जो करने के लिए वो फायर करवाया सब पे, यानी कि अंधाधुंध फायरिंग करवाई, उसका मेन मकसद था कि सबके अंदर एक डर का भावना पैदा करने का, कि सत्याग्रही डर जाए इससे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आया? एक आतंकवाद का मतलब, समझ रहे हैं, टेरर, अपना एक तानाशाही दिखाने के लिए उसने ऐसा किया। ठीक, नेक्स्ट, एज द न्यूज ऑफ जालियांवाला बाग स्प्रेड, जैसे ही ये जालियांवाला बाग का जो घटना है ये बाहर उठा, क्राउड्स टुक द स्ट्रीट इन मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। जो क्राउड्स है वो स्ट्रीट, मतलब क्या हुआ कि जो भी क्राउड्स हैं वो क्या हुए, रोड पे आ गए। एंड इंडियन मतलब कि जो भारतीय शहर हैं, गांव हैं, सभी के लोग रोड पे आके आंदोलन करने लगे इसके खिलाफ। देयर वर स्ट्राइक्स, बहुत सारे धरना धरे गए। उसके बाद क्या हुआ, धरना धरे गए, क्लैशेज विद द पुलिस, और उसका जो वहाँ के पुलिस थे उनके साथ टकरारे भी हुई। अटैक्स ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग, जितना भी गवर्नमेंट बिल्डिंग था उस पर अटैक्स भी किए गए। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल रिप्रेशन। अब मान लीजिए कि जालियांवाला बाग का घटना हुआ, तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोग वहाँ के पुलिस से नाराज होकर पुलिस से झगड़ा करने लगे, वहाँ की बिल्डिंग तोड़ने लगे। तो उसका जवाब भी उतना ही ब्रूटल वो लोग दे रहे थे, मतलब कि उतना ही, मतलब गोली मार दे रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल, लोग को बहुत सारे ह्यूमिलिएट कर रहे थे, मतलब उनको बोला जा रहा था कि दे आर फोर्स टू रब देयर नोज, कि अपना अपना नाक रगड़ो रोड पे। ठीक है, अपना नाक रगड़ो, और उसका क्या मतलब कि रोड पे घिसर घिसर के चलो, जैसे केचुआ चलता है, चाड़ा केचुआ चलता है, उसकी तरह, मतलब उसको बोला था कि घिसर घिसर के रोड पर चलिए, अपने नाक को ज़मीन पर रगड़िए, और जो भी है उसको सलाम करिए। मतलब 5 बार आ रहा है तो 5 बार सलाम करिए, 10 बार आ रहा है 10 बार सलाम करिए। उनको बहुत सारा सताया जा रहा था। ठीक है, पीपल वेयर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस अराउंड, जो कि जहाँ पे जो आज जो हमारा गुजरनवाल है पंजाब में, जो कि अब पाकिस्तान में चला गया, उन वहाँ पे क्या, वहाँ के लोगों को ऐसा फोर्स किया जा रहा था। और वहाँ के पीपल्स वेयर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस वेयर बॉम्ब्ड, कितने सारे गाँव में बॉम्ब फेंक करके गाँव को जला दिया गया, गाँव उड़ा दिया गया। सिंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। अब ऐसा देख करके कि वायलेंस बढ़ता ही जा रहा है, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को रोक दिया उसी समय। कौन सा आंदोलन था? जो कि रोलेट के खिलाफ था, उस आंदोलन को उन्होंने रोक दिया। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ पे? क्या क्या बात मैंने बताया कि जैसे ही जालियांवाला बाग का न्यूज स्प्रेड हुआ, क्राउड जो थे रोड पे आ गए, जो मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स थे वहाँ के लोग स्ट्राइक किए उन्होंने, क्लैशेज विद द पुलिस के साथ क्लैश किया, अटैक ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक किया। जो गवर्नमेंट थे, जो वहाँ के जो शासन थे, द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल रिप्रेशन, मतलब वो लोग भी उस पर अटैक किए। सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल, लोग को बहुत बेइज्जत भी किया गया, मतलब लोग का बहुत अनादर भी किया गया। जो सत्याग्रही थे उनको फोर्स किया गया कि अपना नाक रगड़ी रोड पर, ग्राउंड रोड, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट, मतलब कि जो सड़क है उस पर घिसर घिसर के चलिए। एंड डू सलाम टू ऑल द साहिब, जितना भी साहिब है उनको सल्यूट करते रहिए। पीपल वेयर फ्लॉग्ड, मतलब लोग को भगा दिया गया, और विलेज को बॉम्ब मतलब कि उड़ा दिया गया। समझ रहे हैं ना? तबाह करके, मतलब पूरा सत्यानाश कर दिया गया। विलेजेस वेयर बॉम्ब्ड सिंस, देखिए ये वाला बात बहुत अच्छा है कि सिंग वायलेंस स्प्रेडेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट।
क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों महात्मा गांधी ने जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन था उसको उन्होंने क्यों रोका, जब उन्होंने देखा कि लोग जालियांवाला बाग की घटना सुन करके पुलिस से लड़ रहे हैं, पुलिस सत्याग्रही को नक्र करवा रहा है, सैल्यूट करवा रहा है, लोग को मतलब विलेज को उड़ा रहा है, लोग बिल्डिंग तोड़ दे रहे हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग, मतलब ये सब घटना देख करके गांधी जी ने क्या किया, जो मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था रॉलेट एक्ट के खिलाफ, उनको उन्होंने बैक करवा लिया, मतलब कि पीछे हटवा लिया। नाउ वाइल द रॉलेट सत्याग्रह हैड इन वाइड स्प्रेड मूवमेंट, इट वाज स्टिल लिमिटेड मोस्टली इन सिटीज एंड टाउन। जो रॉलेट एक्ट का जो मूवमेंट था वो काफ़ी बहुत जगह काफ़ी कम था, ऐसा नहीं कि सब जगह ऐसे ही चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्या था कि अब उसके मतलब जैसे ही महात्मा गांधी ने इसको रोकवा दिया, मतलब कि बोला कि ठीक है चलो हम लोग नहीं लड़ेंगे, अब आंदोलन बंद करते, नहीं तो ये घटना बढ़ते ही जा रहा है। महात्मा गांधी को लगने लगा अब कि एक हम लोग एक ब्रॉड बेस मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा यानी कि सबका सहयोग के साथ एक ऐसा आंदोलन शुरू करना चाहिए जिसमें कि सब लोग सम्मिलित हों। बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदू मुस्लिम क्लोज टुगेदर। लेकिन उन्हें पता था कि ये आंदोलन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं आए। समझ में आ रहा है कि अगर आपको किसी को हटाना है तो आपको दोनों कम्युनिटी को साथ में आना पड़ेगा। चूँकि उस समय क्रिश्चियन भी थे, ऐसा नहीं कि क्रिश्चियन नहीं थे, लेकिन मेनली जो था तकरार हिंदू मुस्लिम में ही था, उनको साथ लाना काफ़ी ज़रूरत था अगर हमको ये आज़ादी चाहिए होती तो। ऑन द वे ऑफ डूइंग ही फेल्ट वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू, और ऐसा करने के समय उनके एक आइडिया सूझा कि क्यों ना खिलाफत इशू को उठाया जाए। खिलाफत इशू क्या था कि देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1919 में 1914 में, किसी किसी के बीच में हुआ था, सेंट्रल पावर और क्या हुआ कि जो लोकल गवर्नमेंट थे उनके खिलाफ हुआ था, मतलब कि ब्रिटिश के खिलाफ, मतलब ब्रिटिश ने जर्मनी के खिलाफ ओटोमन के एम्पायर ओटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ाई छेड़ दिया था। तो वहाँ पे जो ओटोमन एम्पायर था वो क्या हुआ कि वहाँ के जो खलीफा थे, मतलब उनको जो जर्मनी था उनको ट्रिटी ऑफ जो जब हार गया था जर्मनी, ओटोमन एम्पायर ऑस्ट्रिया हंगरी ये लोग जब हार गया तो सबको एक ट्रिटी साइन करना पड़ता, एक संधि साइन करना पड़ता, जिसमें जर्मनी को साइन करना पड़ता था ट्रिटी ऑफ वर्सेल्स। वर्सेल्स का ट्रिटी साइन करना पड़ता था जर्मनी को, 9th में पढ़े होंगे, द मेकिंग द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में पढ़े होंगे ये चैप्टर, ठीक है। हमने भी पढ़ाया था, ट्रिटी ऑफ वर्सेल्स पढ़ाया था, फर्स्ट जो चैप्टर था हमारा द नेशनल इन यूरोप में, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ाया था ना, उसमें बताया था ना कि ट्रिटी ऑफ वर्सेल्स साइन किया गया था, ठीक है। उसी तरह ओटोमन जो एम्पायर था उसको भी ट्रिटी ऑफ सर्व्स जो था ACRVES, ट्रिटी ऑफ सर्व्स साइन करने की मजबूर किया जा रहा था। इसे खिलाफ उन्होंने सोचा कि क्यों ना मतलब कि मैं खिलाफत इशू उठाऊं। देखिए, अब गांधी जी को इसमें पढ़ने की क्या ज़रूरत था उसके बारे में बात करें। देखिए, जो खलीफा होते हैं ना, खलीफा वो क्या होते हैं, स्पिरिचुअल हेड होते हैं, मतलब उनको धार्मिक गुरु माना जाता है। मान लीजिए कि हमारे भारत के जो हिंदू धार्मिक गुरु हैं उनके खिलाफ उन पर कोई अगर तानाशाही जताएगा तो हम लोग नाराज़ होंगे ही होंगे। उसी तरह वहाँ जो ओटोमन एम्पायर था उस पर ब्रिटिश लोग जो धमकी दे रहे थे कि नहीं आपको ट्रीटी साइन करना पड़ेगा, आपके अंडर में पूरा ओटोमन एम्पायर नहीं रहेगा, सिर्फ एक टर्की का आप राजा रह पाइएगा, आप स्पिरिचुअल हेड नहीं रहिएगा, उनको बेइज्जत किया जा रहा था। ये सब लेट क्या किया कि उन्होंने महात्मा गांधी ने सोचा कि क्यों ना भारत में भी इसका खिलाफत मूवमेंट शुरू किया जाए। तो वहाँ के दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, उनके साथ उन्होंने क्या किया कि खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करना शुरू किया। इसमें क्या होता है कि जो वहाँ के जो धर्मगुरु थे खलीफा, उनके खिलाफ जो ब्रिटिश लोग तानाशाही जता रहे थे इसके खिलाफ बहुत सारे मुस्लिम हर जगह के नाराज़ हो गए थे। और उसी में जो नाराज थे दो भाई इंडिया के, वो थे आपका दो भाई थे, दैट इज़ आपका मोहम्मद अली एंड शौकत, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। उन्होंने क्या किया कि एक क्या हुआ कि बिगेन डिस्कसिंग विद द महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी टू यूनाइट मास एक्शन ऑफ द इशू, कैसे उस मास एक्शन को इशू को एक साथ लाया जाए, किसी खिलाफ, बिगेन टू डिस्कसिंग विद द महात्मा गांधी, यूनाइट कैसे किया जाए लोगों को, इसके खिलाफ उन्होंने साथ दिया सबका, ठीक। गांधी जी सॉ दिस एन अपॉर्चुनिटी, गांधी जी को लगा कि ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिससे कि हिंदू मुस्लिम एक ही छत के नीचे आ सकता है। यानी वही लिखा हुआ है कि मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट, यानी जो नेशनल मूवमेंट है इसमें कि मुस्लिम और हिंदू एक छाते के नीचे आ सकते हैं। कब? जब ये खिलाफत इशू उठा था, किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। क्यों उठा था? बिकॉज उन्होंने चाहता था, वो लोग चाहते थे कि जो मुस्लिम का हेड गुरु है खलीफा, उसको एक ट्रीटी ऑफ सर्व साइन करवाएं और उसको उसके अंदर से सारा जो भी है आपका क्या बोलते हैं ओटोमन एम्पायर का पूरा एरिया घेर लिया जाए और सिर्फ एक टर्की दे दिया जाए बस, ठीक है। और आपको बता दें कि जो खलीफा होते हैं उनको स्पिरिचुअल हेड इसलिए बोला जाता है बिकॉज ऐसा माना जाता है कि वो जो है प्रॉफिट मोहम्मद के वारिस हैं। प्रॉफिट मोहम्मद कौन थे? जो कि मुस्लिम धर्म गुरु थे, मतलब मुस्लिम घर का धर्म का स्थापना करने वाले थे।
उनका जो वंशज है उनको माना जाता था खलीफा, तो उनका खिलाफ जो धर्म गुरु हैं उनको आप ऐसा बेइज्जत करिएगा तो किसी को भी बुरा लगेगा। एंड दैट उस समय धर्म का इशू काफ़ी चरम सीमा पे था, तो इसी का फायदा कौन उठाए? गांधी जी उठाए। गांधी जी क्या ओपिनियन था इनका? रोल के बारे में पता चल गया, जालियांवाला बाग मैसेकर पता चल गया, खिलाफत मूवमेंट पता चल गया, और हम लोग जालियांवाला बाग मूवमेंट को क्यों जो रोलेट एक्ट था उसको क्यों वापस ले लिया गया उसके बारे में बात कर चुके हैं। नाउ विल टॉक अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब जन असहयोग आंदोलन के बारे में बात करते हैं। ऐसा क्या है कि एक हिंद स्वराज नाम का बुक है जिसमें महात्मा गांधी एक साफ साफ कह रहे थे कि जो अंग्रेज का शासन है वो इंडिया में तब तक है जब तक हम उनका साथ दे रहे हैं। जिस दिन हम उनका साथ नहीं देंगे, हमारा जो अंग्रेज का शासन है वो भारत से ख़त्म हो जाएगा। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? बिकॉज हैड सर्वाइव्ड ओनली, जो अंग्रेज शासन है वो तब तक भारत में है जब तक हम लोग का सहयोग कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर इंडियंस रिफ्यूज कर दें, मतलब कि ब्रिटिश के साथ कॉपरेट करना, मतलब उनका उनका जो बना हुआ सामान है उसको यूज करना, उनका बात मानना, उनका क्या बोलते हैं, मतलब बाकी जितना भी सपोर्टिव रोल है उनको ख़त्म करना चाहें, तो ये कभी भी जो जो उनका मानना था कि इफ़ इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेट, अगर सहयोग करना बंद कर दे भारतीय, तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब जो ब्रिटिश का रूल है इंडिया में वो कोलैप्स कर जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर में ख़त्म हो जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। ही कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट। हाउ, मतलब एक नॉन कोऑपरेशन कैसे एक मूवमेंट बन गया, उसका हम बात करते हैं। इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि वाई नॉन कोऑपरेशन ही क्यों, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो बताए कि उन्होंने, उनका मानना था कि अगर हम लोग सहयोग करना बंद कर दें तो जो अंग्रेज का शासन है वो 1 साल के अंदर में समाप्त हो जाएगा। ऐसा कैसे हो पाएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो गांधी जी, क्या होता है यहाँ पे, लेट मी सी, ओके ओके, यहाँ पे लेट मी टेक एनोटेशन ताकि आपको नोट्स में अच्छा से दिखे। इट्स अ हिंद स्वराज। ही बिलीव दैट गांधी जी डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस, और इंडियंस कॉपरेट नहीं करें तो ब्रिटिश राज जो होगा कोलैप्स हो जाएगा। एंड द सर्वाइव बिकॉज ऑफ द कॉपरेशन। इफ इंडियन रिफ्यूज टू कॉपरेट, ब्रिटिश रूल इंडिया कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम, और क्या हो जाएगा, स्वराज की स्थापना हो जाएगी। इसमें क्या था, गांधी जी का मानना क्या था कि जितना भी गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड बी अनफोल्ड इन स्टेजेस, मतलब कि धीरे धीरे खोलना चाहिए मूवमेंट को। कहने का मतलब क्या है कि इट शुड बिगिन अंडर द विद द सरेंडर ऑफ द टाइटल्स। पहले तो जितना भी पदवी दिया गया था आपको, कि जैसे कि आप मेजर हैं, आप माइनर हैं, आप ये हैं वो हैं, उनको आप जितना भी पदवी दिया गया था उनको लौटा दीजिए। डेट द गवर्नमेंट अवार्डेड, जो भी अवार्ड मिला था आपको, मेडल मिला था, उसको लौटा दीजिए। एंड द बाइकआउट ऑफ सिविल सर्विसेज, जितना भी सिविल सर्विस दिया गया था आपको उस समय उनके राज में, उसको बाइकआउट कर दें। आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स, फॉरेन स्कूल, सबको सबको बंद कर दें, मतलब उनका यूज करना छोड़ दें। देन इन केस ऑफ गवर्नमेंट यूज रिपरेशन, देन इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, अ फुल सिविल ओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च। लेकिन अगर मान लेते हैं कि गवर्नमेंट अगर कुछ ऐसा एक्शन लिया हम लोग के ऊपर कि हम लोग क्यों ऐसे छोड़ दें, तो हम लोग फुल सिविल डिसोबीडियंस, मतलब कि पूरा के पूरा जन अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे थ्रू द समर ऑफ 1920। और 1920 के ग्रीष्म ऋतु आते आते महात्मा गांधी एंड शौकत अली टॉर्ड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट एंड मूवमेंट। बहुत जगह उन्होंने टूड, मतलब कि घूमना, बहुत जगह घूमे उन्होंने, गर्मी के दिन में भी मोबिलाइज किया, मतलब कि लोगों को इकट्ठा किया, लोग को सपोर्ट का गेन किया, एंड सपोर्ट फॉर द मूवमेंट एंड स्टार्टेड द मूवमेंट। समझ में आया? मेनी विद इन द कांग्रेस वेयर हाउएवर कंसर्न अबाउट हिज प्रपोजल। बहुत जो थे, मेनी विद इन द कांग्रेस के अंदर जो भी थे, हाउएवर कंसर्न अबाउट द, जो थे क्या थे, कंसर्न थे, मतलब जो उनका प्रपोजल था उन पर सहमत थे। दे वर रिलुकेंट टू बाइकआउट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल फॉर नवंबर 1920। उन्होंने जो एक 1920 में नवंबर में जो एक वोटिंग होने वाला था उनको ही बाइकआउट कर दिया। कौन? जो कांग्रेस के कुछ मेंबर थे, तो गांधी जी की बात को समझ चुके थे, उन्होंने वोटिंग जो होने था नवंबर 1920 में उनको छोड़ दिया। एंड दे फियर डैट द मूवमेंट माइट लेड टू द पॉपुलर वायलेंस। और उनका एक डर था कि जो मूवमेंट है वो कहीं एक पॉपुलर, बहुत भयानक विद्रोह की भावना, इसमें विद्रोह ना हो जाए इससे। इन द मंथ बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देर वॉज एन इंटेंस टसल बिटवीन द कांग्रेस। इसलिए क्या हुआ कि जो सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच का जो मंथ था उसमें कांग्रेस के अंदर कितना सारा उथल पुथल मच गया। ठीक, फॉर अ while there are seemed no meeting point between the supporters and the opponent of the movement. Finally, at the Congress session at the Nagpur in December 1920, a compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted.
1920 में जब मान लीजिए कि कुछ लोग सपोर्ट में है, कुछ सपोर्ट में नहीं है, किसको डर है कि कहीं विद्रोह ना हो जाए, किसी को डर है कि हमारा नौकरी नहीं छिन जाए, कुछ ना कुछ डर था सबको। इस डर से क्या हुआ कि पूरा ठीक से नहीं हो पा रहा था। लेकिन नागपुर सेशन में 1920 के दिसंबर में एक कंप्रोमाइज़ किया गया था कि हम लोग नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट करेंगे, मतलब हम लोग सपोर्ट करेंगे उसको। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड एंड हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, और कैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ा, हु पार्टिसिपेटेड इन इट, कैसे किसमें इसमें किसने किसने भाग लिया, हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप कंसीव द आइडिया ऑफ नेशनल कोऑपरेशन, और कैसे कैसे बहुत बहुत सारे ग्रुप जो थे कैसे अपना इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सहयोग दिए, इसके बारे में जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जो था आपका फर्स्ट टॉपिक जो था आपका द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन, वो खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट जो हम लोग कल बात करेंगे वो आपका होगा डिफरेंट स्टैंडिंग विद द मूवमेंट, मूवमेंट के बीच में कितना घटना हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए क्वेश्चन नंबर 1 टेक द स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन नंबर 2 टेक द स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 टेक द स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन नंबर एंड 1 नंबर क्वेश्चन एक और है, इसको भी कर लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन एक और है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 नंबर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड जितना भी क्वेश्चन अभी बताए हैं, देखिए यहाँ पे 5-7 क्वेश्चन हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन 4 पॉइंट अवर गांधी जी सत्याग्रह, गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में 4 बातें लिखे। अभी सत्याग्रह बारे समझाएं, लिख दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, वाई डिड, क्यों महात्मा गांधी को लगा कि हमें एक बहुत बड़ा विशाल मूवमेंट शुरू करना चाहिए। इसके बारे में लिख सकते हैं कि जब रॉलेट वर्क फेल हो गया, उनको लगने लगा कि विद्रोह बढ़ जाएगा, तो उन्होंने वापस कर लिया उस मूवमेंट को, और उन्होंने सोचा कि एक नया अच्छा सा मूवमेंट शुरू करना चाहिए। खिलाफत मूवमेंट किसने शुरू किया, और व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस विच लेड टू द खिलाफत, और खिलाफत मूवमेंट में क्या क्या बातें आई, इसके बारे में लिख दीजिएगा आप। व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट क्या था, और इंडियन को कैसे अप्रूव किया इस रॉलेट एक्ट को, उसके बारे में लिख सकते हैं आप। गांधी जी ने नेशन वाइड सत्याग्रह क्यों प्रपोज किया रॉलेट एक्ट के बाद, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन सिटीज अक्रॉस द कंट्री, और कैसे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है गांव से गांव, शहर से शहर गया, इसके बारे में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, मतलब जितना पढ़ा है उसका क्वेश्चन करीब करीब हो गया। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिएगा और इसका आंसर खुद से लिखने की कोशिश करिएगा। अगर आप खुद से लिख पाते हैं, मतलब आपको जहाँ तक अभी तक समझाए हैं आपको समझ में आ गया है ना। इसमें होमवर्क क्या है कि इसको तो लिखना है बाकी जो भी, और होमवर्क ये रहा क्वेश्चन, आप सोच के रखिएगा कि सत्याग्रही विंस द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। एक सत्याग्रही जो है वो अहिंसा से अपने अपने जो लड़ाई है उसको जीत सकता है। कैसे जीत सकता है इसके बारे में आप लिखिएगा 5-10 लाइन, जो कि आपका एक्स्ट्रा होगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट हमारे पांडे क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर से जरूर भेजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर ले। और आपको सेशन अच्छा लगा हो, कुछ कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। We will deal with the different standing with the moment in next lecture. Thank you so much for watching. Bye bye.